फोल्डिंग विस्तार विस्तार 3500 मशीन के साथ क्या दोगे बोलो सर जी। घर, ये वो मशीन है जिसमें हम जीते हैं, वो लिबास जिसे पहनकर अपने शरीर और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। अपने साथ साथ यहीं हम अपनी अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को भी सहेज कर रखते हैं, सपने देखते हैं, और ये सपने अक्सर हमारे घरों का रूप ले लेते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने ही बनाए सपनों के काबिल निकलेंगे, हमारे शरीर अपने घरों को ओढ़ने के लायक होंगे। कुछ घर हम खुद बनाते हैं, कुछ हमारे लिए बनाए जाते हैं। सपने हम खुद सजोते हैं या फिर हमारे लिए सजोए जाते हैं। Hello. Welcome to the not so humble home of a rather humble family, Lakshmi Vilas Palace. Please press pause on the player whenever you feel like, and simply release the button once you are set to go. जब बड़ौदा के महाराजा अपने लिए एक घर बनाना चाहते थे तो उन्होंने एक लिबास चुना जो उनकी विशिष्ट पहचान बन जाए। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का जन्म निसंतान महाराजा के एक गरीब रिश्तेदार के घर में हुआ था। जब उन्होंने शासन संभाला तो शायद अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि वो उन्हें नियंत्रण में रख पाएंगे। आखिर वो एक विलायती ट्यूटर से पढ़े आधुनिक मान्यताओं वाले महाराजा थे। विश्व भ्रमण करके महाराजा ने मनुष्य के अधिकार, स्वाधीनता और समानता में भारत की एक नई आधुनिक पहचान की संभावना देखी। एक प्रगतिशील शासक की भूमिका निभाते हुए उन्होंने बड़ौदा शहर में कन्याओं के लिए पाठशाला, कला और भारतीय नृत्य के संस्थानों के साथ एक घर बनाया। घर दरअसल एक महल, भव्य, सुसज्जित, एक पीले पत्थर की इमारत जो पूर्वी और पश्चिमी मान्यताओं के विभाजनों से निष्पक्ष था, जहां राजस्थान से वेनिस और लंदन से बनारस सभी के प्रभाव मिल गए हों। ये था लक्ष्मी विलास पैलेस। Sayaji Rao came here as an adopted boy at the age of 13. Just imagine a boy coming here from a village at the age of 13, probably has had basic education, and suddenly at 13 you're pushed into the deep end and you suddenly have to take on this whole, every day you've got to absorb so much, and at the end of 5 or 6 years you've got to turn out into this lovely
grown up, matured man. And this man was able to do so. But what he did was, what he realized was, he kept traveling a lot and he kept noticing all the good things that were everywhere else in the world. शायद आधुनिकता का यही मार्ग है। कुछ सीखने और समझने के लिए शायद पहले नकल करना जरूरी है। दर्पण में अपना बदलता चेहरा देख उसका इंतजार जो हम बनना चाहते हैं। कभी दर्पण के पीछे का बिंब सामने आकर हम ही को बदल देता है और आधुनिकता ये संभव करने की सामग्री देती है। महल के गादी हॉल में भारत के शायद सबसे पहले आधुनिक चित्रकार राजा रवि वर्मा के बनाए बहुत से चित्र हैं, जिनमें पौराणिक दृश्य पाश्चात्य चित्र शैली में बनाए गए हैं। उनके बनाए दैवीय चित्र आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक द्वारा मास प्रोड्यूस करके देश भर में फैल गए और आने वाली शताब्दियों के लिए दैवीय चित्रों के फर्मा जैसे बन गए। श्वेत वर्ण आकृतियां पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में। महल के फैले हुए अहाते में एक छोटी रेलगाड़ी चला करती थी जो आम के बागानों का चक्कर काटती हुई राजकुमार और राजकुमारियों को स्कूल छोड़ा करती थी। कुछ साल बाद ये गाड़ी बड़ौदा शहर को भेंट कर दी गई और आजकल सयाजी बाग में चिड़ियाघर और संग्रहालय की परिक्रमा करती है। स्वाधीन भारत के प्रति सयाजी राव का एक अमूल्य योगदान रहा। हालांकि उनका निधन 1939 में हो चुका था। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विदेशी शिक्षा का बीड़ा उठाया था और यही डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता बने। अंबेडकर मुंबई में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चाल में रहते थे। ये उन जगहों में से थी जहां दलित समुदाय को उपयुक्त निवास मिलता था। 1934 में उन्होंने दादर हिंदू कॉलोनी में अपने लिए पाश्चात्य डिज़ाइन का एक बंगला बनवाया। अंबेडकर जाति प्रथा का तिरस्कार कर पब्लिक में हमेशा आधुनिक पोशाक पहनते थे। नीले रंग के सूट में उनकी तस्वीरें और मूर्तियां देश भर में नजर आती हैं। राष्ट्र एक घर है, संप्रदाय एक घर है, शरीर एक घर है। आधुनिकता इन घरों के बीच की दूरी मिटाना चाहती थी। संप्रदाय और राष्ट्र को शरीर से ऐसा मिलाना चाहती थी कि राष्ट्र शरीर बन जाए। स्वाधीनता साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ साथ अतीत से और काल के अनंत चक्र से, शून्य में शाश्वत। आधुनिक भारतीय शहर की कल्पना चंडीगढ़ से शुरू होती है। पंजाब की ज़मीन पर हिमालय की छांव में नगर और नागरिक दोनों को रूप मिलता है। रूढ़िवादी परंपरा छोड़ नागरिक की पहचान सिर्फ उसका अनावृत शरीर, नीले आकाश तले। चंडीगढ़ का नक्शा इसी शरीर की तरह है।
इस नगर शरीर की बाहें विश्वविद्यालय और हवाई अड्डे की ओर फैली हैं। धड़ बाजार संभाले है और शीर्ष पर है शासकीय केंद्र कैपिटल कॉम्प्लेक्स। एक चौक के किनारे 3 इमारतें, उच्च न्यायालय के सामने विधानसभा, जिसके पीछे सचिवालय। I have welcomed very greatly one great experiment in India, which you know very well, Chandigarh. Many people argue about it. Some like it, some dislike it. It is totally immaterial whether you like it or not. It is the biggest job of its kind in India. That is why I welcome it. It is the biggest because it hits you on the head, because it makes you think. You may squirm at the impact, but it makes you think and imbibe new ideas. And the one thing that India requires in so many fields is to be hit on the head so that you may think. Jawaharlal Nehru. I do not like every building in Chandigarh. I like a few very much. I like the general conception of the township very much. But what I like above all is this creative approach, not being tied down to what has been done by our forefathers and the like, but thinking out in new terms. Try to think in terms of light and air, and ground and water, and human beings, not in terms of rules and regulations laid down by our ancestors. आराम और सुविधा की वास्तुकला ये नहीं, मानव शरीर पर सूर्य के तपन और पौष के तुषार की अनुभूति की वास्तुकला है। रंग और गारे का स्पर्श, धूप और छाँव का दृष्टिभेद, सृष्टि क्रीड़ा का उल्लास और अट्टहास। ये आबाद मानव की वास्तुकला है। ऐसी आशा थी कि जाति, वर्ग और स्त्री पुरुष के भेद इस तपती धूप में पिघल जाएंगे और प्रकृति में शुद्ध होकर हमारे संबंधों का पुनराविष्कार होगा।
जब चंडीगढ़ बनाया जा रहा था तब ले कॉर्बूसियर ने अहमदाबाद के एक उद्योगपति के लिए एक घर बनाया। एक बाग और स्विमिंग पूल के किनारे ये एक कंक्रीट का क्यूब है जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ता है। सामने एक सादी बिना खिड़कियों वाली दीवार है। दूसरी तरफ बाग की ओर खुलते बड़े दरवाजे। एक गुफानुमा प्रवेश कोष जिसके ऊपर बेडरूम्स की ओर जाता रैंप जो कई खुली छतों को जोड़ता है। ये मौलिक जीवन की वास्तुकला है। इसमें मनुष्य श्रृंगारिक रूप से प्रकृति के साथ संगत करता है। उनके परस्पर वार्तालाप में आमोद और जिरह दोनों नजर आते हैं। जीवन की ये नई कल्पना, ये नए मिथक संभव नहीं थे। इतिहास से नाता तोड़ प्रकृति में निर्वस्त्र होना, ये भी एक नकाब था। कभी एक मुखौटा उतरता है तो दूसरा पोशाक बन जाता है। शरीर देश है, देश घर है, शरीर घर है। शरीर में आनंद है, शरीर में अपराध है। गांधी ने शरीर से आनंद त्याग कर ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और ये त्याग जनसाधारण की दृष्टि में उनकी शक्ति बन गया। हम अपने महापुरुषों की आराधना करते हैं, उनमें अपने अपराधों का प्रायश्चित देखते हैं, अपनी विलासिता में उनकी सादगी ढूंढते हैं। और एक उनकी जिंदगी और उनका मरना एक हिंदुस्तान के अमर कहानियों में हो गया है। लेकिन कहानियाँ तो हमारी बहुत सारी हैं। सवाल ये उठता है कि जो रोशनी उन्होंने डाली कहाँ तक हमारी आँखों के सामने है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया कहाँ तक उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर ज़रा हमें
अपने दिल से पूछना है, हम कहाँ हैं, कहाँ तक उनके रास्ते पर चले हम और चल रहे हैं। ज़रा अपने दिमाग को, दिल को ताज़ा करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान होता है, हम भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं बड़ी से बड़ी बातों पर, लोग बहक जाते हैं आसानी से, और हमने इतने बड़े काम उठाए हैं कि उसमें न भूलने की गुंजाइश है न बहकने की। गांधी श्वेत वस्त्र पहन साबरमती के किनारे बैठ श्वेत कपास की श्वेत खादी बुनते थे। एक खुला आंगन, 4 सादे खाली कमरे और नदी के किनारे का बरामदा। स्वतंत्र और निर्धन देश के लिए उनका त्याग आदर्श बन गया। सादगी से सहर्ष जीना, भौतिक सुख और सुविधा के बजाय आत्मिक और बौद्धिक शुद्धि। नागरिक के लिए न्यूनतमता का यह नैतिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सफ़ेद पोशाक में इंजीनियर साहब आए, दाढ़ी बनाकर, साफ सुथरे सफ़ेद, पूर्णिमा के चांद की तरह सफ़ेद। इनके हाथों हमारा उद्धार लिखा था। इनका अस्त्र, इनकी बुद्धिमत्ता, जो अव्यवस्था से व्यवस्था छीन लाती, सतह देखकर भीतर की गहराई भांप लेती। इनका अस्त्र विज्ञान। आधुनिकता की कल्पना नागरिकों के एकजुट होकर एक ही समय काल में अपने इतिहास और भूगोल की भिन्नता मिटाकर सांस से सांस मिलाकर काम करने में है। विविधता और समानता की धुंधली रेखाएं पहचानने में है। दिल्ली शहर स्वाधीनता के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। भारत के विभाजन के बाद जहां करोड़ों शरणार्थियों को आश्रय चाहिए था, वहीं देश की राजधानी के विशाल सरकारी तंत्र और उसके अफसरों को निवास। The refugee colonies were laid out in good modern style. Actually, it was not very different from civil lines in the British way of doing things, where you just had road access, you have plots, and then you had accommodation with a little bit of a setback, and you were given a minimal space to live in. When you come to the new imagination, everything is according to a concept of what constitutes modern living. And all these other, at that time, modern or futuristic advantages of the city, like piped water supply, and sewage, and electricity, motorized transport, meshed into this idea of the garden.
That on the one side, and also, I think there was a kind of an engineering mindset. Right? So architecture is actually very basic and is not imbued by any of the cultural values overtly, although those are implicit in the way things were done. Whether people were happy with it or not, it's very difficult to say, but on the whole, it was a very happy place. It is partly because all those who came to inhabit the new spaces were actually immigrants. And for them, this was not too much of a disjunct, because most of them were employees of the state. As far as the refugees are concerned, you make the best of what you get. You must say something about the spirit of those who came at that time. I mean, they built their lives up practically from scratch. Where does it all come from? I think there is a deliberate intent of the state, a conscious move towards what they call modernity. And also the state's belief in itself as the provider. For the people who are actually working out the details of the provision and the policy, like housing standards or layouts or whatever, the design part of it, etc., that goes on, etc., I'm not sure whether for them this was a conscious understanding of a new position. For them, it was much more mechanistic. All right, it's not so much ideological, it was much more mechanistic. It is simply that this is the straightforward, simple way of applying some of our new modern principles. I'm not sure what the baggage of the British Public Works Department or military cantonment ideas was that was inherited subconsciously by the new Public Works Department, but I suspect there's something of that. The cantonment had established a kind of environmental paradigm of order, of openness, and of all provisions carefully made and maintained by an authority. One of the things about modernist architecture and planning projects is that they imagine a society that's free from the past. I will not look at caste, I will not look at class, etc. Does that actually happen? Not really. I mean, in that sense, the government has very strict hierarchy. You know, the whole definition of type 1 to type 5, it's almost like giving out housing as per the rank you occupy within the government machinery. And that had a precursor in the New Delhi plan. So the whole size of the plot, the location of the plot was all depending upon the rank you occupied in that hierarchy. It's absolutely like a translation of the system of rank on a plan. गणित एक भावात्मक विज्ञान है जो इतिहास, वर्ग, जाति, धर्म और स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानता। रेखा गणित की उत्कृष्टता और अंकों का यथार्थ विश्व को नाप संयोजित करने की क्षमता रखते हैं, मनुष्य जीवन को भी।
जहां दूर दूर तक केवल अनजान खुला क्षितिज हो, हमें अंकों से सहारा मिलता है। मानव शरीर को वैज्ञानिक रूप से नापा और समझा जा सकता है। मास प्रोड्यूस्ड शरीर, मास प्रोड्यूस्ड घर। There are some assumptions about what standards mean for good middle class life, and those are always to be kept in tension with the reality of what's going on, because it is only through that tension that you raise standards. That's the belief. And where do these standards come from? These standards come from a universalized notion of middle class life, which is now, what do they call it? 3 BHK, 2 BHK? What the hell does it mean? It means that the world is now living as nuclear families, where there's one place where you meet others and you eat, there's another place where you cook, there's another place where you wash yourselves and ablution, and another place where you go to sleep. This has become the norm, the universal norm. And it is actually a fossilizing of the notion of living, which starts in the 1940s in India. शरीर देश है, देश शहर है, शहर मशीन है। हम सब इस मशीन के कल पुर्जे हैं। नंबर बताओ। 72 नंबर जी। चलो नंबर बताओ। 12 नंबर। चलिए। आपका क्या नंबर? 16 नंबर। चलिए। आप कौन नंबर? नंबर तो मालूम नहीं। कौन सा माला? तीसरा माला। नहीं चौथा नहीं, ऊपर है बाबू। इस बिल्डिंग में रहते हैं और नंबर नहीं मालूम? छोड़ना मत, भागने मत देना। हमारे साथ बोलो, हमारे ध्यान से नहीं आया है।
नागरिक एक ऐसा सर्वव्यापी शब्द है जो प्रवासी, निर्वासित, खानाबदोश, आश्रित और अनाथ सभी को अपने अधीन करता है। I think in terms of aspiration, the conception of a work was thought of as something which needs to be original, experimentative, and something which portrays some ethos of society. We've moved from the point when we were very sensitive to the needs and the aspirations of a society to the needs and aspirations of an economy. So that's where, the kind of shift has happened. जब वकील एक गांव आया तो अपने साथ प्रगति और आधुनिकता के विचार लाया। वहां बीहड़ में उसे एक अल्हड़ सुंदर युवती मिली जिसका आकर्षण वकील की समझ के बाहर था। एक रात खतरे से भागती उस युवती को अपनी शरण में पाकर अपनी असंगत भावनाओं से विवश वो उस युवती के विरुद्ध हो गया। यहाँ क्यों आई हो? और उसने उसका नाश कर दिया। इस शहर की कोई सीमा नहीं है, कोई किनारा नहीं है, ये चलता ही जाता है। कोई यहाँ और वहाँ का भेद नहीं है। हम इससे भाग नहीं सकते तो इसे घर बना लेते हैं, बाहें फैलाकर इसे लपेट लेते हैं, पर यह पकड़ छुड़ाकर भाग जाता है हमें खाली छोड़कर। हम इसे धारण करना चाहते हैं पर चूक जाते हैं। हम क्रोधित होकर चीखते हैं। हमारी आवाज़ ही हमारा घर है, इसी से हमें जीवित होने का आभास मिलता है। हम सालों से चीख रहे हैं,
हमने घर बनाए कि हमें सुना जा सके, पर हमारी आवाज़ शून्य में समा जाती है। शायद कोई सुन नहीं रहा, शायद कोई सुन रहा हो। Perfect. Sabri, give me the light meter.